अभिजीत अग्रवाल एक जाने माने दिग्गज है जो अपने प्रभावशाली बातों से युवा और अन्य लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। वह एक उद्यमी है जिसमें वह कार्स यानी कि गाड़ियों को नया रूप देते हैं और जब उससे समय मिले तो लोगों को भी अपने अंदर झांक कर खुद को चमकाने की बातें करते हैं। आज हम अभिजीत जी से चर्चा करेंगे एक बहुत ही जरूरी विषय पर कि असफलता और विपत्ति अगर आपके जिंदगी में आए तो उसे कैसे जूझे, कैसे कोई कठिनाइयों के समुंदर में तैरे और अपने मंजिल तक पहुंचे। आप सब जानते ही होंगे कि आजकल सॉफ्टवेयर कंपनीज में बहुत सारे लेऑफ्स चल रहे हैं। गूगल से 12,000 लोग, माइक्रोसॉफ्ट से 10,000 लोग और कई कंपनियों ने हजारों को रातों रात निकाल दिया है। ऐसी परिस्थिति से कोई कैसे निकल पाए, अपने आप और अपने मानसिक स्थिति पर कैसे कोई काबू पाए, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। यह है द गाइडिंग वॉइस का हिंदी पॉडकास्ट सीरीज। द गाइडिंग वॉइस हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं सुचरिता, सुचरिता करी। आपको अगर मेरा नाम कठिन लगे तो सुचा या सुची करके पुकार सकते हैं। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम कुछ मूल्यवान बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन में या करियर में कुछ तो बेहतर हो सके। अभिजीत अग्रवाल जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आप अपने जिंदगी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की आपके जीवन और करियर में? मेरा जन्म हुआ कलकत्ते में। आई वॉज बॉर्न इन कलकत्ते में मैं जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई कलकत्ते में ही शुरू की हमने। सेंट जेवियर्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स से हमने पास आउट किया। और अच्छा। परिवार में एक ही बेटा होने के नाते जिस दिन एग्जाम खत्म हुई दूसरे दिन की टिकट थी पोर्ट ब्लेयर आने के लिए। तो रिजल्ट देखने भी जा नहीं पाए। मन में एक खेद है उस बारे में। बाबूजी हमारे हमारे पिताजी 1984 में अंडमान निकोबार घूमने आए थे और ये जगह उनको इतनी भा गई कि वो यहीं रह गए। बिजनेस अच्छा, तो शुरू की। आप इंडिया के बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, अंडमान निकोबार जो राज्य है। बहुत लोग यहाँ से तो मिलते नहीं हैं। बिल्कुल। तो 84 से 87 88 में छुट्टियों में आया करता था। बाबूजी का बिजनेस में हाथ बटाता था पहले से। क्लास 8 9 से ही समझ लीजिए 1980 81 से ही उनका काम में उनके साथ में जुड़ा हूँ। और अच्छा। 88 में हमारे ग्रेजुएशन के एग्जाम देने के बाद मैं पूरी तरीके से आ गया। और उनकी बिजनेस के साथ साथ हमने अपनी भी अपनी अलग से और एक बिजनेस भी यहाँ से, जो कार स्पा, जिसके बारे में सोचे आपने अभी कहा, गाड़ी को एक नई रूप देने के लिए। तो एक हाँ। वो बिजनेस भी अलंकार के नाम से हमने शुरू की। ग्रेट। आपके जिंदगी में ऐसे कोई 3 चीज है जिसके वजह से आज आप जहाँ हो वहां पर पहुंच सके हो? ऐसे कोई 3 इन्फ्लुएंशियल चीज आपके जिंदगी में हो, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सोचे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ, टॉप 1 2 3। 3 अगर करना पड़े तो शायद पहला घर में ही मैं अपने बाबूजी से काफी इन्फ्लुएंस्ड या इंस्पायर्ड रहा हूँ। उनमें जो एक कभी नहीं छोड़ने की एक जो ज़ील है, जो जज़्बा है उनमें, नेवर गिव अप, हम्म। कभी भी हाल नहीं छोड़ना। और कभी भी कोई नया चीज़ को शुरू करना या कोशिश करने में कभी पीछे नहीं हटे वो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने कभी नहीं किया था। क्रेन इरेक्शन कभी नहीं की थी। यहाँ आके कम से कम 6-7 क्रेन्स हमने इरेक्शन की जेटीज़ ओह। में, व्हार्फ्स में। बस बॉडीज़ का काम कभी नहीं किया था। स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए शुरू में 20 बसें बनाई हमने। तो कुछ-कुछ ऐसे कई अनुभव रहा है उनके साथ में। तो उनसे ये सीख मुझे ज़रूर मिला कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। अगर आप ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वाह। ये एक। दूसरा, मेरी आर्ट ऑफ लिविंग की जो जर्नी वो शुरू हुई थी 1999 ओके। 1999 में आर्ट ऑफ लिविंग की हमारी जर्नी शुरू हुई थी। पहला कोर्स जो अंडमान में हुआ था, मैं उसमें शामिल हुआ था। पर ओके। उसके बाद बहुत सालों तक वो एक अनप्रैक्टिस्ड थेरेपी की तरह रह गया। और फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो कलकत्ता से यहाँ आए
प्रिज़न कोर्स लेने के लिए। यहाँ के जो पथरापुर जेल है, वहाँ पे कोर्स लेने के लिए वो आए थे। उनका नाम था श्री कीर्ति भाई शाह। आज वो बहुत बीमार हैं, हैदराबाद में हैं ओह! और मैं इसलिए उनको याद करता हूँ और आप सबके थ्रू उनको हमारे प्रेयर्स उनके गुड हेल्थ के लिए भेजना चाहता हूँ। उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि एक ऐसे निस्वार्थ इंसान जो कभी भी किसी के लिए भी कुछ भी कर सकते थे। मुझे बहुत सारे पल ऐसे याद है, जब हमारे अपने बहुत लोग पास में नहीं थे, वो हमारे पास थे। अच्छा। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ आदर्श उनसे भी पाए हैं, जो मेरा ह्यूमैनिटेरियन या लोगों के साथ में मेरा मिलना-जुलना का जो भी एक सिलसिला बना रहा, उसके लिए उनको मैं अपना गुरुजी मानता हूँ। श्री कीर्तिभाई शाह गुजराती हैं, बाय प्रोफ़ेशन बेयरिंग का डीलर है, बट एक बहुत सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी भी हैं और मैं ओके, उनको उस नज़रिए से नमन करता हूँ। ग्रेट। तीसरा मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग बोली है या यूथ के साथ मेरा जो सिलसिला शुरू हुआ, वो शायद मेरा रोटरी में जॉइन करने का जो प्लेटफ़ॉर्म रहा ओके, 30 साल मैं रोटरी क्लब ऑफ पोर्ट ब्लेयर से बहुत सक्रिय रूप से जुड़ा हूँ। 2006-7 में प्रेसिडेंट रह चुका हूँ इस क्लब का और इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है। सीखा है इस तौर से कि लोगों से जान-पहचान, लोगों से मिलना-जुलना और ये है कि पूरे परिवार में हम लोग जो हमारे इंडिया में हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमने रोटरी से सीखा है क्योंकि हम लोग कहीं भी जाए एज़ अ रोटेरियन किसी भी क्लब में हमारा स्वागत होता था। दुनिया के किसी भी कोने से लोग पोर्ट ब्लेयर जब घूमने आते हैं, उनको भी हम लोग वैसे ही स्वीकार करते थे। तो ये 3 बोल सकते हैं ये 3 चीज़ शायद सर्वोपरि रहेंगे हमेशा। तो मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ जो हैं उसको क्लासिफ़ाई करें ब्रॉडली तो एक है फैमिली, दूसरे है गुरु और थर्ड है आपका सोसाइटी जो है रोटरी क्लब। वेरी ट्रू। बहुत, तो बहुत, ये बहुत खूब। तीनों आपने बहुत बखूबी उसको क्लासिफ़ाई कर ग्रेट। दिया। तो आपकी ज़िंदगी में एज़ एन एंटरप्रेन्योर जब भी आप बिज़नेस करते हो तो आई एम श्योर कि सब एकदम आसान तो नहीं होता है। तो ऐसा सबसे मुश्किल कोई ऐसे परिस्थिति थी जिससे आप अ, जूझे और उससे निकल पाए और उससे क्या सीख मिली जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे और हमारे सारे श्रोताओं से भी आप शेयर करना चाहेंगे? 2012 और 2013 ये 2 साल हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि 2012 में हमारा जो शॉप था, जहाँ से हम लोग हमारा पोर्ट ब्लेयर का ज़िंदगी हमारे बाबूजी ने शुरू की थी, उस शॉप में आग लग गई हुँ, एंड हुँ। उस आग में लगभग समझ लीजिए उस दुकान में जो भी सामान था हमारा सारा जल गया। ओह! ओह! तो एक अचानक एक झटका वो लगा और विदिन 6 मंथ्स 6 महीने के अंतराल में ही हमारे जो वर्कशॉप थी, जहाँ पे हम लोग सामान लकड़ी का हमारा हम लोग लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का एक्सेसरीज़ भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उस वर्कशॉप में भी आग लग गया और एक बहुत बड़ा झटका लगा उसमें क्योंकि उस आग में आप समझ लीजिए हम लोग हमारे जो स्टॉक थे ऊपर मैंने मेज़ानाइन फ्लोर में हमारा स्टॉक था, वो पूरा जल गया एकदम और ये दोनों 2 आग लगने से हमें ये महसूस हुआ कि हम कितना ही कुछ सोच लें, कितना ही कुछ समझ लें सारा जो घुमाने वाला डंडा है ऊपर वाले के हाथ में है। तो अंग्रेजी में कहावत है मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस। सो राइट। अगर हम उसको हिंदी में समझ लें, तो इंसान कुछ भी सोच ले ऊपर वाला अगर एक डंडा घुमा दे, सब कुछ इधर का उधर हो सकता है। बट तो उससे आप इससे हमें कैसे बहुत निकले कुछ फिर आप बाहर इससे उसके हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हमें महसूस हुआ कि भई इस छोटी-सी जगह में भी ऐसे बहुत सारे लोग सामने आए, जिनको हम लोग नज़रअंदाज किए हुए थे कि कभी हम लोगों से लगा नहीं था कि उनसे हमारे इतने अच्छे संबंध हो सकते हैं। वो हुँ, लोग आए और हमारे उम्मीद से ज़्यादा हमें हमारे साथ खड़े होके वो हौसला दिलाए कि हम और उसको उस सिचुएशन से आगे निकल सकें। और हमें लगा करीब 6-8 महीने शायद लगे 6-8 महीने के अंदर हमारा जो काम था हम लोग हमारा दुकान तो अभी तक नहीं बन पाया, केस ओह! लिटिगेशन में चला गया वो दुकान क्योंकि हम लोग किराए पे थे। बट हमारा वर्कशॉप क्योंकि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट में था, तो उस कारण से हम लोग दोबारा 6 महीने के अंदर-अंदर ही हमारा जो काम था वो दोबारा शुरू हो गया। हमें इस विपत्ति से सीख मिला कि कभी भी कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। मतलब राइट। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को, किसी भी स्थिति को, किसी भी समय को बखूबी मानना नहीं चाहिए कि भई वो हम हमेशा संभव होगा। हो सकता है वो कभी ना कभी इधर-उधर हो जाए। तो जो हर आज समय है उसके लिए वी शुड कल बी ना भी हो। ग्रेटफुल।
कल ना कल भी ना हो। भी तो हो हमें अपने उसके साथ। लिए राइट। तैयार रहना चाहिए। मानसिक तौर पे हमें उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बस ये सीख ज़रूर मिला। और ये करेक्ट। भी सीख मिला कि चाहे तो वो हम लोग कर भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो असंभव है। राइट। वो अपनी दृढ़ता होनी चाहिए अपने अंदर। दृढ़ता होनी चाहिए आपने बस। कभी इस सिलसिले में कभी क्विट करने की सोची कि ये सब छोड़-छाड़ के मैं और कुछ करूँगा या हमारा फैमिली और कुछ करेगा? ऐसे क्विटिंग जो है आजकल बहुत हम लोग सुनते हैं कि लोग क्विट करते हैं, सुसाइड की तरफ आपका जाते इस हैं शब्द या से समथिंग। इस शब्द से मैं थोड़ा नाराज़गी ज़ाहिर करना चाहूँगा। क्विट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि चेंज चेंज बोल सकते हैं। मेरे दिमाग में हो सकता है आप अगर सही में आप पूछिए तो यस 10 साल से मेरे दिमाग में ये घूम रहा है कि नहीं अब हो गया है बस। अब हो गया बस और नहीं, कुछ और करना चाहिए जो दिल से करीब हो, जो पैशन रहा है। और मैंने आपको शुरू में कहा कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने के बाद मुझे पूछा नहीं गया, सीधे पोर्ट ब्लेयर की टिकट हाथ में थमा दी गई कि आके बिज़नेस जॉइन करो। तो नो बिज़नेस या चॉइस। कारोबार मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था कभी भी। एकेडमिक्स था या लोगों के साथ मिल-जुल के काम करना, जो मेरा रोटरी का संबंध से मैंने कर पाया हूँ। तो 10 साल से बिल्कुल अगर आप क्विट भी बोलना चाहें यस आप आज के दिन में अगर पूछे आई एम रेडी टू क्विट दिस मोमेंट बट इट्स नॉट सो इजी टू क्विट। क्विट करना उतना आसान नहीं है क्योंकि एक When I बसा-बसाया say घर। quit, Abhijit ji, it's more to do with nowadays youth, which who say that they just quit and they take extreme steps of नो दैट्स नॉट राइट। yeah. आई गॉट So, इट। ओके, have ओके। you got any thoughts like नो, that? नो, नो, Yeah, नो, नेवर, 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 नेवर वन शुड वो मन में कभी नहीं आना चाहिए था कि क्विट कर दे। आप बेशक correct. कुछ कर रहे हैं, उससे हट के कुछ करना चाहें, कुछ अलग करना चाहें, तो वो करें। मेरे दिमाग में वो है कि अब बिज़नेस बहुत दिन हो गया, अब कुछ ऐसा करना चाहिए जो मन के करीब हो और Hmm. बहुत कुछ मन में खिचड़ी पकाई हुई है और वो खिचड़ी अब सही में अब क्या है कि कढ़ाई में डाल के उसको एक्चुअली पकाने का समय शायद आ गया है, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी और अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप इस बारे में सुने कि रातों-रात किसी को अपने जॉब से निकाल दिया गया है, तो उस परिस्थिति से वो इंसान कैसे अपने आप को समझा पाएगा कि ये मेरे भलाई के लिए है या उसमें कोई अच्छा कैसे ढूँढे और उससे बाहर कैसे निकल पाएँगे? इसके बारे में आपकी कोई आइडियाज़ हो या सजेशंस हो, आई थिंक इट विल बी वेरी यूज़फुल हमारे आज के लोगों के लिए क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलती हूँ जो अभी शादी दोनों ने किया है और वो अगले दिन दोनों को जॉब से निकाल दिया है, या तो अभी बच्चा पैदा हुआ है या तो अभी लोन लिया है। तो ऐसे इस परिस्थिति में इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ हाइपोथेटिकल, ये हो रहा है आजकल। तो ऐसे किसी को हुआ तो आप उनको क्या कहना चाहें? देखिए, ये जो स्थिति है, ये जिन पे गुज़रती है, वो समझ सकते हैं और हमारे लिए उनके लिए अच्छे शब्द बोलना बहुत आसान रहेगा, राइट। हाँ, सुझाव देने बहुत उपदेश आसान देना है। बहुत आसान रहेगा क्योंकि ये हर एक इंसान पे जब वो गुज़रते हैं ना उस दौरे पे, उस दौर से, उस सिचुएशन से, तो उनकी जो मनोस्थिति है, वो कोई भी 2 इंसान की एक जैसा नहीं हो सकता। सबकी परिस्थिति अलग होगी, सबकी ज़रूरतें अलग होगी, सबका सोच-विचार भी अलग होगा। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो सबके लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, जो कभी भी कोई सोचा नहीं रहा होगा हुँ, और आज का जो युग बीत रहा है जैसे शुरू में आपने कहा गूगल के बारे में और अमेज़न के बारे में और बाकी टेक कंपनीज़ के बारे में कि मैंने कहीं पढ़ा था कि ऐसा भी हुआ है कि एम्प्लॉइज़ सुबह काम पे जाके अपना जो कार्ड एंट्री कर रहे हैं, हुँ, तो अगर वो कार्ड एंट्री ग्रीन या रेड दैट बटन वाज़ इंडिकेटिव कि वो अंदर जा सकते हैं काम पे कि नहीं जा सकते हैं, कोई करेक्ट। खबर भी नहीं। तो ये एक बहुत विपदा वाली स्थिति है और एक 4 शब्द में या 4 लाइन में उनको कोई उपदेश देना शायद उचित नहीं होगा। फिर भी मेरे ख़्याल से इसको छोड़ देना बहुत आसान है और उसको मान लेना बहुत आसान है कि भई ऐसा हुआ। लेकिन उस सिचुएशन को मान के आगे बढ़ना वही ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी है। अगर हम लोग नेचर को देखें और अगर आप गौर से किसी मकड़े को जाल बुनते हुए देखें, तो आप देखिएगा कि मकड़ा द स्पाइडर जाल बुनते-बुनते शायद हज़ारों बार, 100 बार, हज़ारों बार नीचे गिरता है, फिर भी गिरता उठता है, है, उठ फिर के उठता है।
जब तक अपना जाल नहीं बुन लेता है, और उसके लिए कोई मामा मामा चाचा मामी ताऊ कोई पापा मम्मी कोई नहीं आता उठाने के लिए, वो खुद उठता है। हम्म। इस तरह अगर आप नेचर में जिराफ के बच्चे का जन्म का जो वाकया है वो देखेंगे, तो इतने ऊपर से जिराफ का बच्चा गिरता है कि आमतौर पर अगर हमारे बच्चे उतने ऊपर से गिरा दिया जाए, तो कंस और कृष्ण वाला कहानी हो जाए, वो तो वहीं मर जाए। लेकिन वो करेक्ट। बच्चा पहले से गिरता है वैसे, और माँ जिराफ माँ जो है लात मार के उसको तैयार करती है उठाने के लिए, फिर वो दौड़ता है। तो हमें भी शायद ऐसी विपदा के लिए तैयार होना चाहिए, मानसिक तौर पे तैयार होना चाहिए। एक मन में लचीलापन होना चाहिए कि हम किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। ये तो तैयारी उसको अगर मन में रहे, तो शायद ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जिससे हम लोग बाहर नहीं आ सकते। कुछ ना कुछ रास्ता, ब कहते हैं भगवान एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो 4 दरवाज़ा और खोल देते हैं। ये मन में रखना चाहिए बस। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट पे लेके आता है दो चीज। एक तो आप अपना बेस्ट कीजिए, एक्सपेक्ट द बेस्ट, बट जो भी होगा बिल्कुल, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और बस इसमें मुझे एग्ज़ैक्ट लगता है कि आजकल की पेरेंटिंग की बहुत एकदम। महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होती है। बच्चों को पैदा करते तो हैं, बट आजकल के बच्चे आप देखें तो उनको जो मांगे वो अपने आप मिल जाता है। दे डोंट स्ट्रगल फॉर एनीथिंग। एंड आई थिंक समवेयर हम लोग उनको प्रिपेयर नहीं करते हैं नो सुनने के लिए। तो अगर हम बचपन से उनको नो कहना या सुनना सिखाएं, तो मे बी दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड कि कल कहीं और से भी उनको नो सुनना पड़े तो और कोई ऑप्शंस ढूंढने लगे। बिल्कुल, That I बिल्कुल। something which just occurred to me that parenting also plays a very important role. But coming back to career, अगर आपके व्यवसाय में हम देखते हैं कि हमारे पिताजी या दादा लोग एक लाइन को पकड़ के चलते थे करियर के, बट आजकल सेकेंडरी इनकम, पैरेलल करियर के बारे में हम लोग काफी सुनते हैं। और आजकल के इस ले ऑफ के सिचुएशन में ये काफी काम आता है कि मेरे पास और कोई हुनर हो तो मैं उसको कैसे इस्तेमाल करूं अपनी कमाई के लिए। बिजनेस तो कर सकते हैं, बट शायद हम लोग का मेंटालिटी मेनली इज टूवर्ड्स जॉब, कि हमको जॉब करना है। तो सेकेंडरी इनकम पैरेलल करियर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर कहना चाहेंगे। इसके पहले मैं पिछला जो आपका संदर्भ था, उसमें एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि हम हम्म। बच्चों के लिए रास्ता तैयार कर देते हैं, कि वो हाँ। रास्ता अच्छा हो। हमें करेक्ट। रास्ता को तैयार नहीं करना है, हमें बच्चों को रास्ते के लिए तैयार करना है। बस ये मन राइट। में रखें। हाँ। राइट। प्रिपेयर द रोड, नॉट द रोड फॉर द चिल्ड्रन, बट प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर द चाइल्ड रोड। फॉर द रोड। करेक्ट। दैट्स इट। वेरी ट्रू। और पैरेलल इनकम के बारे में जो आप कह रहे हैं बखूबी, आई थिंक कोविड 19 से हमें एक बहुत बड़ा सबक ज़रूर मिला है कि हमें हम्म। अपने जो ओरिजिनल बिज़नेस है या ओरिजिनल प्रोफ़ेशन है, उसी पे खाली नहीं करना चाहिए। बहुत करेक्ट। सारे उद्यमी इस दौरान बाहर आए। आई एम अमंग द लेडीज़, आई थिंक आई एम मुझे कम से कम बहुत लोग ऐसे बहुत लोगों से वाकिफ़ हूँ मैं, जो उस दौरान बेकरी घर में बैठे-बैठे केक्स, बिस्किट्स और बेकरी आइटम्स का काम शुरू किए, नॉर्मल खाने का काम शुरू किया, एंड आज के दिन वो अपने फुल फ्लेजेड जो काम है, वो छोड़ के इस काम में जुट गए। करेक्ट। एक टोटली डिफरेंट। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेप है कि आप अपना ओरिजिनल काम छोड़ के इस पे आ रहे हो। ये ठीक है, ये पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप कोई काम कर रहे हो और उसके साथ-साथ एक और काम ज़रूर ऐसा होना चाहिए, जो बेमौका आपके दिक्कतों को सामना करने के लिए सहायता करे। इस मामले में शायद कोविड के टाइम में एक लाइन जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करना शुरू किए, एक बूम आ गया है शायद। मैं अपने दोस्तों में देखता हूँ जो स्टॉक के बारे में घूम के भी नहीं पूछते थे, वो स्टॉक के बारे में आजकल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस करके और वेबिनार्स करके से सीख-सीख के अब इन्वेस्टमेंट्स बैठे-बैठे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ठीक है, अपने जो बिज़नेस भी करते हैं तो दिन में 1 घंटा डेडिकेट कर लेते हैं कि 1 घंटा मैं बैठ के अपना लैपटॉप में स्टॉक मार्केट को देखूँगा और उसको एनालाइज़ करके इन्वेस्टमेंट करूँगा। हाँ, तो इस हाँ। तरह का करेक्ट। एडिशनल इनकम्स आप भी मेरे ख्याल से आपके नज़र में भी बहुत लोग ऐसे होंगे, आप भी शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ लोगों को ये सब ध्यान में आना चाहिए कि क्या उपाय है और अदर देन मेन आई थिंक प्रोफेशन। एक मेन चीज हमने ये देखा है कि पैशन जो था, अगर म्यूजिक कोई सीखता है या कोई स्पीकर है या किसी को कोई भी हुनर है, वो उनका पैशन था, वो करियर नहीं था। बट इस दौरान क्या है कि बहुत लोगों ने
पैशन को प्रोफेशन बना दिया है। तो अगर इंस्टाग्राम में आप हो तो आपका जो पैशन है, आप उसको सेल करते हैं और उसी तरह से आप एक ब्रांड बन जाते हैं व्हिच कम्स टू मैं अगली क्वेश्चन वही है मेरा कि पर्सनल ब्रांडिंग जो है आपको क्या ज़रूरी लगता है? और ये पर्सनल ब्रांडिंग कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पैरेलल करियर दूसरा जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होगा, उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है पर्सनल ब्रांड? अब तक तो हम लोग ऑफ़िसेज़ जाते थे, तो वी वर एन एम्प्लॉयी ऑफ द कंपनी। अगर वहाँ से हम लोग निकल गए बाहर, तो हमारा पर्सनल ब्रांड जो है वो कितना ज़रूरी है खुद को बेचने के लिए। फाइनली मेरे ख़्याल से ये सब मार्केटिंग और सेल्स की बात है कि आप खुद को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं किसी के सामने। पर्सनल ब्रांडिंग डेफ़िनिटली ज़रूरी तो है और हमें एक चीज़ इस मामले में ऊपर वाले और भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम सब अनोखे और ओरिजिनल मास्टरपीसेस हैं। ये हमारे दिमाग में बैठा लेना चाहिए। ना हुँ, हमारे जैसा कोई कभी था, ना हमारे जैसा कोई कभी हो सकता है। हमारे फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक टू अस। हमारा बायोमेट्रिक्स जो है वो हमारे हैं और किसी के नहीं है। हमारे फुटप्रिंट्स यूनिक है, हमारे वॉइस प्रिंट्स यूनिक है। तो जब हमारे इस पास इतने यूनिक चीज़ है, तो हम अपना ब्रांडिंग तो हमारा होना ही चाहिए। अगर जैसे आपका नाम है, हो सकता है उसी नाम से और भी लोग हो। हमारा जो नाम है अभिजीत, हमारा अभिजीत के नाम से बहुत लोग हो, लेकिन उनमें जो क्वालिटीज़ होंगे वो सब अलग-अलग होंगे, सब हुँ, अलग-अलग होंगे। तो हमारी जो पहचान है, वो एक ब्रांडिंग ज़रूर होना चाहिए कि यस अभिजीत अग्रवाल किस लिए जाने जाते हैं, सुचरिता कारी किस लिए जाने जाते हैं, वो एक पहचान ज़रूर होना चाहिए। बट इसमें मेरे ख्याल से जो नौजवान लोग हैं और मैं जो स्कूली बच्चों के साथ पिछले 15-20 साल से काम करते हुए मेरा जो अनुभव रहा है, मैं ये देखता हूँ कि ये लोग रोल मॉडल के हिसाब से किसी को जब देखते हैं तो उनका नकल करने में ज़्यादा हाँ, अग्रसर हो जाते हैं। जो अपना खुद का जो पहचान है, उस पहचान के बारे में वो उतना उनका दिमाग में उतना ये नहीं रहता है। मान लीजिए शाहरुख खान है, तो शाहरुख खान बनने की कोशिश करते हैं। ये नहीं राइट, सोचते हैं कि भई मैं क्या जो बोलूँ? हूँ मैं वही रहूँ, वो नहीं सोचते। तो इसमें आपका जो सवाल है ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गहरा है कि अपना ब्रांड खुद का होना चाहिए। और चाहे वो छोटा-सा हुँ, हुँ, ब्रांड हो या मीडियम ब्रांड हो या फास्ट सेलिंग ब्रांड हो, हमें उस ब्रांड के ऊपर गर्व होना चाहिए कि राइट, मैं हूँ। और इस इस आपका जो सवाल है इसको मैं अंत में राउंड ऑफ करना चाहूँगी ये कह के कि बी एन ओरिजिनल, बी योरसेल्फ, लेट्स बी आवरसेल्व्स। हमें हम होना बी चाहिए बस। ओरिजिनल, बी योरसेल्फ आप असली जो है वही रहिए और वही मैं रहिए। जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि इसमें आपके जो नेटवर्किंग स्किल्स है, आप हर एक इंसान से कैसे जुड़े हो। सपोज़ आप एक कंपनी में हो, काम कर रहे हो या कहीं पर भी हो, हम लोग जनरली क्या करते हैं कि हमारे टीम से ही हम लोग ज़्यादा वार्तालाप करते हैं। बट अगर अलग-अलग टीम्स के लोगों के साथ हम लोग लंच पे या कॉफ़ी पे कभी भी सबके साथ एक रिश्ता बनाए रखें, तो दैट विल ऑल्सो बहुत आपको काम बिल्कुल, में आएगा क्योंकि लोग आपको याद रखेंगे एंड दैट इज़ योर बिल्कुल, पर्सनल ब्रांड। दे विल नॉट लुक एट यू बिल्कुल, कि ये टीम का बंदा है। दे लुक एट यू एज़ ये बिल्कुल, अभिजीत है और मैं बिल्कुल, इसको याद रखूँ। एकदम। तो इस चर्चा को और थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग अभिजीत जी से काफ़ी सीख रहे हैं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन से, तो आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल, शूट। आप कभी अपने क्लासरूम में आप कभी सोए हो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सोया हूँ। और टीचर ने चॉक मार के आपको उठाया। शॉक नहीं मारा, आया और सिर पे टक करके ऐसे मार दिया। आप कभी कोई मूवी से आधा देख के निकले हो बाहर? बिल्कुल, कई बार हुआ ऐसा, क्योंकि क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ये कैसा पिक्चर बनाया है, जिन्होंने बनाया वो देखा कि नहीं देखा, लगा उन्होंने खुद नहीं देखा। इतना घटिया शब्द तो इस्तेमाल करने में दुःख हो रहा है, बट इतना घटिया बन गया था पिक्चर कि वो और बर्दाश्त नहीं हुई। इंटरवल के पहले भी निकला हूँ बहुत बार। ओह ग्रेट! आप अपने आप को एक शब्द में कैसे बोलेंगे किसी को, डिस्क्राइब करेंगे? एक शब्द ओके एक्वेरियन, एक्वेरियन, दैट्स योर सनशाइन? इट्स माय सनशाइन, यस। ओके। आपने कभी किसी से कुछ चुराया है? हाँ, हाँ, बहुत कुछ रहा है।
क्या चुराया ये मत पूछिए। नहीं, मैं सच्ची में फिज़िकल कोई चीज़ चुराया है इसके बारे में हाँ, पूछ रही हूँ। स्कूल लाइफ, यस, डेफिनिटली। बचपन में अच्छा, अब जब याद करता हूँ तो हँसी आती है। बहुत वेरी स्मॉल थिंग्स, बट यस, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दोज़ स्मॉल नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़, यस, डेफिनिटली। ग्रेट। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, आधुनिक यंत्र अगर आप बनाना चाहो तो वो क्या होगा? आधुनिक यंत्र एक ऐसा होना चाहिए कि जो आज के दिन के हमारे आधुनिक यंत्र हमारे हाथ में है, उससे हमें कभी-कभी रिलीफ़ दे, वैसा कोई आधुनिक यंत्र हाँ, अब आना चाहिए। ग्रेट। खासकर अगर बच्चों को देखें तो वो लोग आसक्त हो गए हैं आईपैड, आईफ़ोन्स और टैबलेट्स ये सब से। तो ऐसा कुछ यंत्र होना चाहिए, शायद आ जाए, पता नहीं, कि इंसान को मजबूर कर दे कि अब और नहीं। बहुत सारे ऐप्स तो ज़रूर है, जो आपका टाइम लिमिट कर देता है, बट फिर वो टाइम लिमिट तो आपके अपने हाथ पे, आप उसको रीसेट कर देते हो। तो कोई ऐसा राइट। यंत्र जो आपको उस अब तक के जो आधुनिक यंत्र और आपको उसका वश में लेके आए हैं, उससे निकाल सके, ऐसा कोई यंत्र होना चाहिए। मैं ज़रूर प्रार्थना करूँगी कि आपकी ये मनोकामना पूरी हो, क्योंकि मुझे लगता है ये जो सारा टेक्नोलॉजी का चक्कर है, इट्स लाइक एक बड़ा-सा काला क्लाउड, ब्लैक क्लाउड, जो हमारी ह्यूमैनिटी को वो पूरा घेर लिया है अपने वश में, उसके माया में, और बहुत मुश्किल है उससे निकलना बाहर। और एक सलाह आप क्या देना चाहेंगे हमारे युवा पीढ़ी, हमारे श्रोताओं को, जो आजकल के इस बहुत कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं? और अगर उनको कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो आपका एक सलाह क्या होगा उनके लिए? देखिए, ये याद रखना पड़ेगा कि कठिन परिस्थिति थोड़े दिनों की मेहमान होती है और जैसे आप ज़िंदगी का अगर कोई ईसीजी ग्राफ देखें, तो वो हुँ, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, और एक अगर स्ट्रेट लाइन हो गया तो कहते हैं कि अब ज़िंदगी नहीं रही। करेक्ट। तो ज़िंदगी जो है, वो ऊँच-नीच का एक सम्मेलन है और हमारी जो ये यात्रा है, वो एक बहुत अनोखा यात्रा है जो हम लोग दोबारा कभी इस यात्रा को ना कर पाएँगे इस वेश पे। एक अगर हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो दोबारा किसी और फ़ॉर्म में आएँगे ज़रूर। लेकिन हुँ, इस दौरान हमें ये ख़्याल रखना चाहिए कि भई कोई भी चीज़ असंभव नहीं है और कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। दोनों बात ये ध्यान में रखना चाहिए। बुरे वक़्त अगर बिल्कुल। आएँ, तो बुरे वक़्त थोड़े दिनों की मेहमान हैं, जैसे सुबह, रात, फिर सुबह आने वाली है, तो थोड़े दिन बाद चली जाएगी। हमें उसमें घबरा कर उस पे हाल छोड़ देना नहीं चाहिए। कहते हैं जो हुँ, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है आखिरी पड़ाव पे जाके लोग पीछे हट जाते हैं। तो वो आखिरी पड़ाव पे जाके भी पहुँचकर भी हिम्मत रख के आगे बढ़ना, वही ज़िंदगी जीने का एक जज़्बा है। उस जज़्बे को अगर हम लोग बस उस जज़्बे को अगर मन में ठान लें कि मैं कभी हाल नहीं छोड़ूँगा, आगे बढ़ते जाऊँगा और तब कभी भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ ना मिलने का कोई चांस नहीं है। कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। चाहे पूरा ना मिले, थोड़ा बहुत ज़रूर मिलेगा और उसी में अगर हम खुश रहें, तो ज़िंदगी शायद सफल हो जाए। सुपर। उसको इंग्लिश में अगर एक लाइन में कहें तो एवरीथिंग विल पास, दिस टू शैल पास। ये भी चला दूसरे जाएगा। पास ये भी कुछ चला भी जाएगा। परमानेंट नहीं है लाइफ में, कुछ भी स्थायी नहीं है, लाइक यू राइटली सेड। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अभिजीत जी। ये हमारा श्रृंखला अभिजीत अग्रवाल के साथ था। शुक्रिया। आपकी मार्गदर्शन बहुत काम आएगी हमारे श्रोताओं को, तो बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा श्रृंखला अभिजीत अग्रवाल जी के साथ। मुझे उम्मीद है आपको इससे काफ़ी सीख मिली है और आपको पसंद आए। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए, टीजीवी हिंदी चैनल यूट्यूब पर। और अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आए, तो अपने 3 करीबी लोगों को इसके बारे में आप बताएँ, शेयर कीजिए, और शायद उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा हो या कोई टिप्पणी उनके काम आए। वो भी कुछ नया सीखेंगे। आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। तो विन-विन सिचुएशन हो जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए अब हम कुछ सामान्य ज्ञान या ट्रिविया के बारे में सुनते हैं।
मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दुनिया के सबसे बदसूरत महिला यूएसए के टेक्सास शहर में मेरी नाम की जो रहती है। वो जन्म से ही बहुत पतली थी। वो जब भी पैदा हुई थी तो उनके शरीर में सिर्फ बोन्स, हड्डी थे सिर्फ, कोई भी मांस नहीं था। 25 साल की उम्र में भी उनका कुल वज़न करीब 25 किलो ही था। उसे हर 10 मिनट में कुछ न कुछ खाना पड़ता है क्योंकि उनके शरीर में कुछ रहता नहीं है और वो एक आँख से देख नहीं पाती है। तो उन्होंने कभी किसी को नॉर्मली भी देखा तो लोग डर जाते हैं उनको देख के क्योंकि एकदम पतली है और उनके शरीर में कुछ जान ही नहीं है और एक आँख से वो देख नहीं पाती। तो उसे इंग्लिश में उसका टाइटल ही उसने खुद को दिया है वर्ल्ड्स अग्लीएस्ट वुमन, दुनिया में सबसे जो अच्छी नहीं दिखती, बदसूरत लड़की, वो खुद को ऐसा बुलाती है। एक बार उनको किसी ने पूछा कि आपको जब लोग चिढ़ाते हैं या आपको बदसूरत कहते हैं, तो आपको कैसा लगता है? तो मेरी ने जवाब दिया कि मैं उन्हें अपने बाएं तरफ रखती हूँ और नज़रअंदाज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बाएं आँख से दिखता ही नहीं है। हम सभी को भी ऐसा ही होना चाहिए। अपने काम पर और मकसद पर डटे रहना चाहिए और जो हमारे विपरीत बात करे उनको नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने रास्ते पर बढ़ते जाना चाहिए। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। टीजीवे हिंदी में ट्यून करने के लिए शुक्रिया। अगर आपके पास कोई प्रतिक्रिया, सजेशंस हो तो आप हमें tgvhindi@gmail.com पर लिखकर आपके सुझाव ज़रूर बता सकते हैं। मैं हूँ सुचरिता करी, आपकी हमसफ़र। हमारी यही उम्मीद है और कोशिश है कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँचा पाएँ। तो अगली बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। शुक्रिया।